7 एक्शन। क्या ये बताता नहीं है कि सब अपने अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से ही टिकट देते हैं? और हम इसके बाद ब्रेकअप भी दिखाएंगे, तमाम आपका भी दिखाएंगे। पहले इस पर आपकी टिप्पणी। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, सबसे पहले तो छठ पर्व की पूरे आज तक के दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को, आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा जो आज विषय आपने लिया है जाति का, जाति हो धर्म हो, ये समाज की कहीं ना कहीं सच्चाई को परिदृश्यित तो करती ही है। इसमें ना आप डिनाई कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन साथ के साथ दो चीज़ें और भी हैं, मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं, और तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जीत की उम्मीद किसकी है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि जाति एक फैक्टर बनकर आता है। और केवल बिहार की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, मैंने तो राजस्थान को भी बहुत नज़दीक से देखा, उत्तर प्रदेश को भी देखा। जितना जातिवाद बिहार में हम चर्चा करते हैं, उससे कई जगह और भी ज़्यादा मैंने देखा है जिसकी चर्चा नहीं होती है। और संविधान जब हमारे रिजर्वेशन को भी जाति के आधार पर ही लेकर बना हुआ है पूरी तरह से, और जाति हो चाहे वो सामाजिक स्थिति हो उसको लेकर, लेकिन उसमें जाति प्रमुख है। जाति ही एक ऐसा शब्द है, ऐसी आपकी पहचान है जिसको आप जन्म के साथ जुड़ जाती है, वो बदल नहीं सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म तो आप फिर भी बदल सकते हैं, कोई तमाम लोग धर्म बदलते हैं, लेकिन जाति आप संविधान के आधार पर बदल भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जाति इंपॉर्टेंट होती है, और जातियां भी कहीं ना कहीं परंपरागत वोट बैंक के आधार पर जुड़ गई हैं पार्टियों के साथ। और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं पिछड़े जो लोग थे, दलित समाज था, शुरू से ही हमारे साथ रहा, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभाव रहा हो, बाकी चीजें रही हों। ओबीसी वर्ग एक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। स्वाभाविक है, जाति एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है। और यही कारण है कि बीजेपी के लोग मोदी जी की जाति के, वो तेली समाज से आते हैं या घांची से आते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री और ट्राइबल हमने बना दिया, प्रेसिडेंट एससी बना दिया, मंत्रियों के तो दिल्ली में होर्डिंग लगा देते हैं। ये बीजेपी सबसे ज्यादा जाति और धर्म का कार्ड खेलती है। यूपी में चुनाव होता है तो 7-7 चेहरे रख देते हैं, उसमें एक ओबीसी होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा। वोटर को भी कंफ्यूज करने का काम अगर कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। चलिए, देश संकट में है। सुधांशु जी, आप यहीं से पूरे सवाल को और पूरे जवाब को पकड़ के आगे बढ़िए। हमने पूरा एक यहाँ पर कार्ड बना दिया है, कौन कितने टिकट दे रहा है, किसको दे रहा है। और आपका साइड इफेक्ट तो अब जेडीयू पर भी आ गया है। पिछली बार 11 दिया था, इस बार उन्होंने भी 4 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं। लेकिन इससे पूरा पता चलता है, क्योंकि जब आप फर्क देखते हैं सवर्णों में एकदम डबल का फर्क दिखता है, जब आप यादव देखते हैं तो लगभग 3 गुना का फर्क दिखता है। आपने 19 दिए हैं, उन्होंने 70 दिए हैं। अन्य ओबीसी में आप बहुत आगे हैं, 54 के आसपास आपने उम्मीदवार दिए हैं और उन्होंने 39 दिए हैं। ईबीसी और दलित दोनों में ही लगभग बराबर दिख रहा है। लेकिन फिर जब मुस्लिम कैंडिडेट आता है, बीजेपी 0, चिराग पासवान 1, जेडीयू 4 और उनका 29। पार्टी बदल लिया साला। लंबी मेहनत करने का तरीका जो भाजपा ने अपनाया, हमने जातियों की राजनीति न करके, जिसे कहते ईंट ईंट जोड़कर आज भारत की एकता की वह इमारत बनाई है कि जिसको देखकर ये लोग सिर्फ चकित, ईर्ष्या से भरे हुए और उसे तोड़ने में लगे हैं। चूंकि याद करिए, आज प्रशांत किशोर जी जो कि बिहार के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, ये ममता बनर्जी जी के स्ट्रेटजिस्ट थे और 2021 में क्या बोले थे कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। 30% क्या था? हमने 30% की चिंता नहीं की, एक जाति की चिंता नहीं की। और आज सारे भारतीय समाज का सर्वाधिक, मैं कहूंगा सामंजस्यपूर्ण प्रतिनिधित्व अगर किसी एक पार्टी में मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गगन जी को दिखाइए, जो कि वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, आपको आपके पास जाते हुए। लेकिन उससे पहले एनडीए के उम्मीदवार जब हम देख रहे हैं, हमने आबादी के हिसाब से भी लिख दिया है। ये जो 21 आप देख रहे हैं राजपूत, ये लगभग 4.25% इनकी आबादी है बिहार में। जेडीयू ने दिए हैं 10, 5 एलजेपीआर ने। ये देखिए, वैसे ही अगर आप देखेंगे जो अगला है उसको थोड़ा स्टे देना होगा आपको, वरना दर्शक देख नहीं पाएंगे। वापस जाइए। ये ब्राह्मण लगभग 4.25% भी 3.66% है। 11, 2, 1 ये एनडीए का है पूरा। उसके बाद भूमिहार देखिए, जिसमें 16 भूमिहारों को दिया गया है बीजेपी, फिर 9 उधर।
और जो यादव है लगभग 14.25%, वो भी आपको डेटा। और ऐसे ही आपको इसके बाद महागठबंधन का भी पूरा डेटा देगा। आप ये यू आर राइट ब्रो। जाति एक सच्चाई है, शर्मा जी ने पहले आपको कहा। अब सुधांशु जी जो बार बार एक बात बोल रहे थे, बड़ी हंसी आती है, इतने विद्वान आदमी हैं बताइए, और डिबेट में कर रहे हैं परिवारवाद परिवारवाद। सबसे ज्यादा परिवारवाद के पोषक तो ये हैं। इनके पार्टी में एक लंबी फेयरिस्ट है, लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। इनके जो गठबंधन के साथी हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ससुर जो है सो पुतों को टिकट दे रहा है, ससुर जो है सो समधन को टिकट दे रहा है, उसमें जो है सो बनोई को टिकट दिया जा रहा है तो साला को टिकट दिया जा रहा है, उपेंद्र जी हैं तो पत्नी को टिकट दे रहे हैं। अब सुधांशु जी अगर परिवारवाद की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में परिवारवाद कुछ होता ही नहीं। किसी को कोई आप टिकट दीजिएगा, लेकिन अंततः उसको जनता के बीच में जाना होता है, जनता उसको चुनती है और जनता तय करती है कि हाँ साहब यह मेरा नेतृत्व करेगा, यह मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए बार बार परिवारवाद की जो लोग एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं, तो बड़ी हमको हंसी आती है। उसमें भी सुधांशु जैसे विद्वान आदमी अगर ऐसा बात कहता है तो और ज्यादा हमको अफसोस होता है कि मैंने अच्छा बात नहीं है। कुछ उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। अब रहा बात जाति का, तो आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन में आप देख लीजिए, यह स्वाभाविक है कि वोट हम जब टिकट देते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए, जीता उम्मीदवार होना चाहिए। उसके बाद हम यह प्रयास करते हैं कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। तो आप देख लीजिए एनडीए का टिकट देख लीजिए और जो है सो महागठबंधन का आप देख लीजिए। महागठबंधन में आपने एक यादव पर सवाल उठाया, लेकिन एनडीए में आप देख लीजिए जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि सबको लेकर चलते हैं, तो जो है सो जिसकी आबादी 18% मानी जाती है अल्पसंख्यक वर्ग के, उसको कितना टिकट दिए हैं? मात्र 5। यादव पर इनका ध्यान जा रहा है तो यादव सुधांशु जी की पार्टी तो एकदम ही नहीं दी है, वो तो अभिषेक झा जी की पार्टी है जो 4 दे दी है। हाँ। अब जहां आप सीधे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीधे तौर पर एक बहुत बड़े वर्ग को आप माइनस करके चल रहे हैं, जिसको आप घुसपैठिया मान रहे हैं, जिसको आप देश का नागरिक भी नहीं मान रहे हैं, जिसके रंग पर कपड़ा पर आप भेद कर रहे हैं, जिसको आप पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पूरा करिए, जल्दी पूरा करिए। पिछले बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आए थे चुनाव कैंपेन में, हम समझते हैं कि शायद अब तक के देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होंगे जो मंच से उन्होंने कहा कि मैं अमुक जाति का हूं, जो बिहार में तेली कहा जाता है, मैं पिछड़ी जाति का हूं। किसी ने, अरे आप कहने की जरूरत है, मैं ब्राह्मण हूं। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। मेरा तो कोई सरनेम नहीं है, मिश्रा नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन हाँ। जानता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बिल्कुल, हम टिकट देते हैं दोनों आधार पे, पार्टी के साथ लंबे जुड़ाव और इसके बाद चुनाव जीतने की व्यवस्था के आधार पे। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम देते हैं, और हमने तो वो मुस्लिम दिया है। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आज आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं सेकुलर दलों का कोई मुस्लिम आकर अरबी फारसी से लेके इस्लामी धर्मशास्त्रों से लेके इस्लाम के किसी अकीदे पे हैसियत नहीं है कि 4 शब्द बोल के दिखा दे, ऐसा आलिम फाजिल मुस्लिम हम आके स्थापित करते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आलोक जी आपका रिस्पांस उनकी बात पर। देखिए, मुझे लगता है कि पंडित नेहरू जी से तो इनको जनजात पूरी तरह से पूरे आरएसएस को, बीजेपी को एलर्जी है ही। पंडित किस शब्द के लिए है, पंडित क्या सूचक करता है, पंडित विद्वान को ज़्यादा करता है, जाति ब्राह्मण को सूचक करती है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 10-12 साल का जो अभी इन्होंने कहा कि आज ज़्यादा है पहले ज़्यादा था, मैं 10-12 साल के इतिहास को देखना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर 3200 केस चल रहे हैं अभी भी। जब इनकी सरकार आई तो जाट वर्सेस नॉन जाट ट्रेनें जला दी इन्होंने। इनकी सरकार थी, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इन्हीं की सरकार थी कि जिस समय पर सैनी और तमाम जो चीज़ें हुई वो पूरे देश ने देखी। जब इनकी सरकार राजस्थान में थी तो मीणा वर्सेस गुर्जर 2 दर्जन से ज़्यादा लोग ट्रेन की लाइनों पर और वहाँ पर लड़ते हुए मारे गए। मराठा वर्सेस नॉन मराठा अभी ख़त्म हुआ है,
महाराष्ट्र में पिछले कई बरसों से इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर यादव वर्सेस नॉन यादव यही लोग करते हैं। आरएसएस तो हमेशा से दलित और मुस्लिम माइनॉरिटीज विरोधी रही ही है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इलेक्शन के अधिकारी लगाए जाते हैं। अभी बाई इलेक्शंस में जो यादव अधिकारी थे उनको हटा दिया गया था। ये किसने किया था भाई? हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से लेकर तमाम चीजें तो हैं ही, उसके अलावा भी पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर एक पत्रकार ने एक लिस्ट निकाल दी थी, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी थी इन्होंने। आज हालत यह है कि इतना कुछ करने के बाद जिस बीजेपी ने, जिस आरएसएस ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का गिरेबान पकड़ा था, मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं, और पहली एक कैबिनेट होगी जो किसी राज्य के बाहर दिल्ली में हुई थी 78-79 में कर्पूरी ठाकुर साहब की, जिसके ऊपर क्या क्या लांछन लगाए थे, उनकी सरकार को गिराया था। और आज ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा समन्वय हमारे यहां पर है, अरे भाई आपके यहां पर समन्वय है तो आप लगभग 450-500 सांसद आपके पास हैं राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर, आप एक सांसद नहीं पहुंचा पाते हैं मुस्लिम। अगर समन्वय की बात करते हैं तो आपको केवल गवर्नर मिलते हैं जो आपके इशारे पर कठपुतली बनकर काम करते हैं। आप किसी लोकसभा के टिकट को नहीं दे सकते हैं। पूरे बिहार में जहां पर 18-20% माइनॉरिटीज हैं, आपको 20 साल शासन करने के बाद एक कैंडिडेट उपयुक्त नहीं मिलता है। आपके तो तमाम प्रवक्ता कहते हैं कि हम मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। फिर वारिस जी और अभिषेक या दूसरों के ऊपर कस रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप ही केवल ये बताइए, जिनको वोट भी नहीं चाहिए मुसलमानों का, वो लोग दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। आप कह रहे हैं साहब एकजुट रहना चाहिए, अरे हम तो कह रहे हैं एकजुट भारतीयता के आधार पर रहना चाहिए। आपका एकजुटता है कि हिंदू एकजुट रहें और मुसलमानों से दूर रहें, और मुसलमानों को हम गालियां दें और 80-20 की बात करें, तो आप तो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप तो सांसद हैं स्वयं, आप एकजुट हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? हिंदुओं की आप पूरे देश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका वो पोलराइजेशन का एजेंडा है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है पंडित थे। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहता कि वो भी नॉनवेज खाते थे, वो भी शराब पीते थे, और वो कहाँ रहते थे और किसके घर में रहते थे, हम तो कभी नहीं कहते हैं। लेकिन इनके तमाम प्रवक्ता बिलो द बेल्ट हिट करने से कभी नहीं चूकते, क्योंकि ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और काफी कुछ है। वारिस जी, यार आप बोल लीजिए, फिर आवाज नीचे करनी पड़ेगी। आप लोग बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं। आप लोग बीजेपी से पैसा लेकर टीवी पे बैठते हैं। यार सुनो बात, गलत बात है। बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन ही काफी है अंजना जी, इलेक्शन कमीशन ही काफी है। तो वैसे काहे को बदनाम हो? पूरा देश देख रहा है किस तरह से एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का क्या धंधा किया गया। एक मतलब कर्नाटक के वोटर कटने पे कटे कहां से? गुजरात से 80 रुपया पर वोटर जो है वोट कट रहा है, और आप लोग जीत और हार की बात कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर सीमांचल की इनको इतनी चिंता थी तो ओवैसी जी के तो बड़े करोड़ों, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, में फीस आती है। बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके, तो सुना विदेशों में भी बिजनेस है उनके। एक आध कॉलेज यहाँ सीमांचल में भी खुलवा देते 2 पैसे निकाल के जेब में से। बीजेपी से इतना इनके सारे विधायक चुरा लिए ना, चले गए वो। फ्रेंडली फाइट होता क्या है आलोक जी? एक बार आलोक जी से समझते हैं, जरा बताइए कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है? मतलब राजनीति का मजाक। देखिए, जहां पर सहमति नहीं बन पाती है, वहां पर कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट हमारे 2 रहे। उसके फ्रेंडली फाइट में भी हम प्रयास कर रहे हैं। 5-6 कैंडिडेट्स हट गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरा मीडिया ये चर्चा नहीं कर रहा कि एनडीए में 36 के करीब बागी खड़े हैं। 8 या 9 तो आज जेडीयू ने निकाले हैं, अभी 4 आज बीजेपी ने निकाले हैं, वो सब खड़े हैं। सुना है एक बागी को अमित शाह जी ने फोन किया तो उसने कहा कि जितनी आपकी उम्र है उतनी तो मैं राजनीति कर चुका हूं। इमोशनल डैमेज। मोदी जी चीन क्यों जाते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और चीन के पास इन्हीं के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं क्या क्या बता रहे हैं, साउथ इंडिया से आते हैं कि चीन के पास कोई उल्टे पुल्टे सबूत हैं, वो साफ बोल रहे हैं। सुधांशु जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां जब सुधांशु भाई करें तो सोच समझ के किया। सुधांशु जी, ये तो लेने के देने पड़ गए।